नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आज आज का जो टॉपिक हम लिए हैं वो है शक शासक, कुषाण शासक और संगम कांड है दोस्तों। तो इन तीनों के बारे में है यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसके पहले मैंने 3 टाइप लोड कर चुका है दोस्तों। ये चौथा टाइप है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम शक शासक के बारे में जानते हैं। देखिए तो कहता है ना, यूनानियों के बाद भारत में कौन आए? तो आपको कौन आए थे? शक ही आए थे। कौन आए थे? शक आए थे। यूनानी के बाद भारत में शक आए थे। कहता शकों की कितनी शाखाएं थी? तो शकों की 5 शाखाएं थी टोटल, है ना। अगला कहता शक मूलतः कहाँ का निवासी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता शक मूलतः कहाँ का निवासी था? तो मध्य एशिया का निवासी आपको शक था। कहता शक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता शक किसकी खोज में भारत आए थे? तो आपको चारागाह की खोज में भारत आए थे। अगला, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया था? उज्जैन के स्थानीय राजा शकों को कब पराजित किया था? तो 58 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला कहता है कि शकों को पराजित करने वाले राजा ने किसकी उपाधि धारण की थी? यानी कहने का मतलब है कि जो शक को पराजित किया था वो राजा मतलब कौन सा उपाधि धारण किया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, यानी शक पर जो विजय के उपलक्ष्य में आपको 58 ईसा पूर्व में आपको कौन सा उपाधि मतलब कौन सा संवत की शुरुआत की गई थी? कहने का मतलब है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में कौन सा मतलब संवत की शुरुआत की गई थी? तो आपको 58 ईसा पूर्व में कौन सा संवत की शुरुआत की गई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। कौन सा संवत? विक्रम संवत। देखिए यहाँ पे एक शक संवत भी आता है। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने किया था दोस्तों। देखिए अगला है, कहता है कि भारतीय इतिहास में कितने विक्रमादित्य हुए? यानी विक्रमादित्य जो उपाधि धारण करने वाले वो कितने विक्रमादित्य हुए? तो आपको 14 हुए टोटल। कितना हुए? 14 विक्रमादित्य हुए। अगला कहता है कौन सा शासक सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था? तो कौन था? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो है विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाला वो कौन ऐसे शासक थे जो सबसे अधिक विख्यात हुए? तो कौन है? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यानी शक का जो सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदमन प्रथम था। रुद्रदमन प्रथम था, है ना। अगला कहता रुद्रदमन प्रथम का शासनकाल क्या था? तो 130 से लेकर 150 ईस्वी तक था दोस्तों। अगला कहता रुद्रदमन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया था? जीर्णोद्धार किया था। तो वो क्या था? तो अर्धशुष्क सुदर्शन झील था। अगला कहता रुद्रदमन किस भाषा का प्रेमी था? तो ये रुद्रदमन आपको संस्कृत भाषा का प्रेमी था। चलते हैं आगे। देखिए क्या करा है कि शकों के सबसे अधिक किस भाषा में रचित गए हैं? देखिए शक के सभी अभिलेख किस भाषा में रचित किए? यानी शक के जितने भी सारे अभिलेख हैं वो किस भाषा में रचित किए गए हैं? तो प्राकृत भाषा में रचित किए गए हैं। यहाँ एक चीज और सीखिए कि जो जैन धर्म के मतलब गुरु महादेव मतलब 24वें गुरु मतलब महावीर थे जो आपको प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिए थे। अगला, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। कौन क्या चीज कहते थे? क्षत्रप। कहता सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा मतलब जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कहता त्रातार, यानी कि कहने का मतलब कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो मुक्तिदाता की उपाधि आपको शक शासकों ने धारण किया था। देखिए अगला आ गया आपको कुषाण शासक। कौन सा शासक? कुषाण शासक। देखिए आज तो कहता भारत में पल्लव के बाद कौन आए थे? तो पल्लव के बाद आपको कुषाण आए थे। अगला कहता कुषाणों का संबंध किससे था? तो कुषाणों के संबंध चीन की यूची जनजाति से था। अगला कहता कि अगला क्या करा कि कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते थे? यानी कुषाण का अन्य नाम क्या था? तो यूची एवं तोखरी था। यूची एवं तोखरी। अगला कहता कुषाण वंश की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कुषाण वंश की स्थापना किसी ने किया था? कुजुल कटफिशिस ने किया था। कुजुल कटफिशिस ने किया था। अगला, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। कहता कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिरोजपुर या तो पेशावर। अगला कहता कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहाँ थी? मथुरा थी। अगला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था? तो शक संवत चलाया था। यहाँ से बहुत सारा घुमा कर प्रश्न देते हैं। जैसे पूछे कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने किया था। कब किया था? तो 78 ईस्वी में किया था। तो अगला, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला संवत कौन सा है? तो भारत का भी जो हम लोग का जो संवत है, कौन सा संवत है? शक संवत पे जो मेरा कैलेंडर आधारित है, शक संवत पे ही आधारित है। कहता बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको कनिष्क के ही शासन काल में आपको हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला कहता कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो कनिष्क जो थे महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो आयुर्वेद विख्यात विद्वान चरक थे, है ना। आयुर्वेद विख्यात मतलब विद्वान कौन थे? चरक थे राजवैद्य। अगला कहता है चरक ने किस पुस्तक की रचना की? तो चरक संहिता की रचना की थी। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि चरक क्या थे? तो एक चिकित्सक थे। कहता महाविभाषा सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो वसुमित्र थे। अगला, बौद्ध धर्म के विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभाषा को ही कहा जाता है बौद्ध धर्म के विश्वकोश। कहता वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत्य और संघरक्ष किसके दरबार में मतलब विभूति थे यानी किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में ही सभी रहते थे। अगला देखिए क्या कर रहा है कि भारत का आइंस्टीन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो आपको नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कहता है नागार्जुन द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो माध्यमिक सूत्र है। अगला है कनिष्क की मृत्यु कब हो गई थी? तो 102 ईस्वी में आपको कनिष्क की मृत्यु हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कौन था? तो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। अगला, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किस शासन काल में हुआ था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? रेशम मार्ग पर तो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण था। कुषाण था, है ना। अगला क्या करा है कि रेशम बनाने की टेक्निक मतलब सबसे पहले किसने विकसित की थी? तो आपको चाइना ने विकसित की थी। यानी कहने का मतलब है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किसने सबसे पहले किया था? तो आपको चीन ने किया था। कुषाण काल के दौरान विकसित मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत एवं ग्रीक का मिश्रण है, यानी, है ना। अगला, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? तो गांधार कला था। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? गांधार कला था। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में? तो मथुरा संग्रहालय में। अगला क्या कर रहा है कि भारत में, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कर रहा है ना कि भारत में, देखिए भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा। कुषाण ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? सोने का शुद्ध सिक्का किसने जारी किया था? कुषाण ने। इसमें एक प्रश्न और जानिए, कहता किस सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो यूनानियों ने जारी किया था। किसने किया था? यूनानियों ने, है ना। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि सर्वाधिक सोने का सिक्के जारी कौन सा शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त सम्राट में हुआ था। गुप्त शासनकाल में सबसे अधिक सोने का सिक्का, परंतु सबसे शुद्ध सिक्का तो कुषाण काल में। अगला, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। कौन था? खारवेल था। अगला, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपको वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ था। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा का अभिलेख है दोस्तों। इसको याद करने का एक टिप्स मैं बता रहा हूँ। खारवेल मतलब खड़ा हो गया, किस पे? तो हाथी पे। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। खारवेल मतलब खड़ा हो गया क्या चीज पे? तो हाथी पे। तो हाथी फोर हाथी गुम्फा और खड़ा फोर नरेश खारवेल।
अगला, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो आपको कुषाण काल में बनाई गई है। अगला, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। अगला है, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रे चलाए थे? अन्य कुषाण को वह कौन ऐसा शासक था जिसने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रे चलाए थे? तो कटफिसिस द्वितीय था। कटफिसिस द्वितीय था। कटफिसिस द्वितीय था। अगला क्या करा कि कौन सा शासक कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो अश्वघोष था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या करा कि कौन सा शासक कनिष्क के बौद्ध होने का लिए उत्तरदायी है? तो अश्वघोष है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि अश्वघोष किसके समकालीन था? तो आपको कनिष्क के समकालीन था। कहता है, रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाण ने ग्रहण की थी। अगला आ गया दोस्तों संगम काल। कौन सा काल है? संगम काल। संगम काल है, इसमें तीन टाइप लेके आए थे। देखिए संगम काल तो कहता है पहली एवं तीसरी सदी के बीच में है जो संगम काल कहलाए थे। देखिए कहता संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन मिला? संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन मिला है? तो 2289 है ना। अगला, संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल कापियम था। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल कापियम था। अगला कहता तोल कापियम की रचना किसने की थी? तो तोल कापियम की रचना तोल कापियर ने की थी। तोल कापियर ने की थी। कहता है तोल कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। अगला, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल था। करिकाल था। अगला है कि करिकाल गद्दी पे कब बैठा था? तो लगभग 190 ईस्वी में आपको गद्दी पे बैठा था करिकाल ने। अगला प्रश्न है कि किस चोल वंश के शासक ने किस चोल वंश के किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे एवं कृषि को प्रोत्साहन दिया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कौन ऐसा शासक था जो कृषि एवं उद्योग धंधे पर आपको प्रोत्साहन किया था? तो करिकाल शासक ने था। करिकाल ने किया था। अगला है, चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मनरम कहा जाता था। अगला, चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो उदयपुर था। उदयपुर था। अगला, पांडव की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए मदुरई की अगर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ है? तमिलनाडु में। और मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर है। अगला कहता चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल क्षेत्र पर था। अगला, चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो सेंट गुटन था। सेंगू क्या करा? सेंगुट टूवन था। सेंगू टूवन था। कौन सा था? सेंगू टूवन था, है ना। अगला, किस शासक को लाल चेर कहा जाता था? तो सेंगू टूवन को कहा जाता। सेंगू टूवन को कहा जाता। क्या कहा जाता था? लाल चेर कहा जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला, तमिल भाषा के लिए शिल्प देखिए तमिल भाषा के लिए शिल्पाधिकारम और मेखलई मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो आपको हिंदू धर्म से संबंधित। कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला है कहता ना कि अगला क्या करा कि संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी उदयपुर क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो आपको लिखी गई है आपको तमिल भाषा में लिखी गई है। देखिए किस संगम युग राज्य के संरक्षण में तीनों संघों का आयोजन किया गया था? तो पांड था। क्या था? पांड। अगला, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपाकर रखा था? तो मामूल नार ने उल्लेख किया है। अगला है, कपाटपुरम या अलैव में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तोल कापियम है। अगला है, संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से संबंधित है। संगम विद्वानों से संबंधित है दोस्तों। देखिए अगला है क्या
कि स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो आपको कौन था? पांडनेरस था। कौन था? पांडनेरस था। कौन था? पांडनेरस, है ना। अगला देखिए क्या कर रहा है कि तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो आपको तमिल काव्य का इलियड आपको जो कहा जाता है तो देखिए शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। अगला तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है? तो आपको कहता है मणि मेखलई को कहा जाता है। मणि मेखलई को कहा जाता है। अगला पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो करिकाल ने की थी। अगला मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का था। अगला प्राचीनतम तमिल देवता मगरून, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मगरून किस वैदिक देवता का सदृश था? तो ये आपको था संकट या कार्तिकेय। तो इसमें इतने सारे मैंने यहाँ पे जो भी बताया दोस्तों आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में बताया है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।